हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी कि कैसे वो शासक बनते हैं, किस तरह से वो अपने चाचा का या जो भी उनके रिश्तेदार थे यानी कि जलालुद्दीन खिलजी उनकी हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और इसके बाद किस तरह से वो साम्राज्य विस्तार करना शुरू करते हैं। और साम्राज्य विस्तार के क्रम में उन्होंने सबसे पहले उत्तर के जो राज्य थे उन्हें टारगेट बनाया और उस दरमियान उन्होंने सबसे पहले गुजरात को जो है विजित किया और दूसरी जो उसी क्रम में जो विजय किया उन्होंने रणथंभौर पर किया और तीसरा जो उनका विजय था वो आप देखेंगे मालवा के क्षेत्र पर था। ये जो महत्वपूर्ण राज्य थे जो उनके साम्राज्य से टच हो रहे थे और उत्तर के क्षेत्र में थे, इन्हें विजित करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था और इसीलिए उन्होंने इन सारे क्षेत्रों को जीत करके एक एक करके अपने साम्राज्य में मिलाया। और यहाँ पर वो सोचते हैं कि विश्व विजय करेंगे, विश्व विजेता बनेंगे, लेकिन उनके फ्रेंड ने या दोस्त ने उनको समझाया कि विश्व विजेता बनने के लिए सबसे पहले आप अपने जो है क्षेत्रों को जीतिए। अभी आपके सामने पूरा दक्षिण बड़ा है, उसको जीतिए और आपके पास अरस्तु जैसा गुरु नहीं है, इसलिए आप इस तरह की सोच ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और उन्होंने धर्म चलाने की बात कही तो उस पर भी उन्हें मना कर दिया कि आप ये नहीं कर सकते, ये पैगंबर का काम होता है और जो एक शासक का काम है पहले उसको कीजिए। तो चूँकि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके पहले जो उनके चाचा हैं ये जलालुद्दीन खिलजी, इनके शासनकाल में जो शासन है वो बहुत ही नरमी से उन्होंने किया था। बहुत सारे पद जो हैं वो सरदारों को दिया, बहुत सारे अधिकार लोगों को दिया था। तो वापस अब इन्हें प्रशासन पर नियंत्रण करना था, लेकिन उसके पहले इन्हें दक्षिण के क्षेत्रों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाना था और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने दक्षिण के विजय के अभियान की शुरुआत की। और दक्षिण का जो विजय है, यहाँ का ज़्यादातर जो विजय है वो मलिक काफूर ने किया है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज की इसी क्लास की जो है खिलजी वंश में। आज जो मेन हेडिंग है दक्षिण खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान। दक्षिण भारत के अभियान के तहत सबसे पहला जो आक्रमण उन्होंने किया था ये देवगिरी पे किया था 1296 ईस्वी में। यहाँ का जो शासक था वो कौन था, रामचंद्र देव थे और अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें हराया। इन्होंने एलिचपुर का जो प्रांत है उसकी जो आय है वो इन्हें देने का वादा करते हैं कि ठीक है, हारने के बाद हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं और हमारे यहाँ का जो एलिचपुर प्रांत है उसका जो भी आय होगा, जो भी इनकम होगा, वो सारा इनकम हम आपके पास दिल्ली भेज दिया करेंगे और उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। देवगिरी का दूसरा आक्रमण 1307 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ। और क्यों किया गया ऐसा, क्योंकि जो रामचंद्र हैं इन्होंने ये जो कर दे रहे थे ये देना बंद कर दिया था। यानी कि जो 96 में आक्रमण हुआ था उस समय इन्होंने कर देना स्वीकार किया था, लेकिन 1307 आते आते इन्होंने क्या किया, कर देना बंद कर दिया। और ऐसे में इन्हें दंडित करने के लिए या वापस वो कर प्राप्त करने के लिए जो मलिक काफूर हैं ये जाते हैं देवगिरी पर आक्रमण करते हैं और यहाँ पे फिर से ये हार जाते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं मलिक काफूर के सामने। और जो मलिक काफूर है इनको दिल्ली दरबार में भेज देते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सामने। अलाउद्दीन खिलजी उनका सम्मान करते हैं या उनके सामने बहुत मित्रवत व्यवहार करते हैं और उन्हें अपने दरबार में कुछ दिनों तक रखते हैं, उनका मेहमान नवाजी करते हैं। इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इन्होंने क्या किया, इनको जो है कुछ चीज़ें प्रदान की, जैसे कि आप देखेंगे कि जो माफ़ कर दिया, जो उनका टैक्स उन्होंने नहीं दिया था उसे माफ़ कर दिया, सम्मान दिया, कुछ उपाधियाँ दी और कहा कि ठीक है आप आगे से ऐसा मत करिएगा और हम आपको कोई दंड नहीं देंगे। जो नेक्स्ट इनका आक्रमण होता है साउथ में वो वारंगल पर होता है और ये जो आक्रमण था ये आप देखेंगे 1309 ईस्वी में हुआ था। इसको आप मैप में भी देख सकते हैं बच्चों। ये जो दिल्ली है, दिल्ली से जब ये आक्रमण करते हैं देवगिरी पर, तो आप जानते हैं देवगिरी यहाँ पर है और यहाँ पर ये आक्रमण करते हैं जो 1296 में हुआ था। इसके बाद जो दूसरा आक्रमण करेंगे वो 1307 में देख रहे हैं आप हो रहा है। इसके बाद जो उनका दूसरा आक्रमण है ये आप देख रहे हैं वारंगल में कर रहे हैं और ये जो वारंगल है ये आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है या वर्तमान में तेलंगाना में आएगा। और ये जो वारंगल का राजा है इसी ने ही इन्हें कोहिनूर हीरा दिया था। इन्हीं के राज्य में गोलकुंडा की खान थी, गोलकुंडा की खान।
जहाँ से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा निकला था। तो जो दूसरा आक्रमण होगा दिल्ली से वो कहाँ होगा, ये वारंगल के लिए होगा। और वारंगल के ऊपर जो आक्रमण है ये मलिक काफूर ने किया है। और यहाँ के जो शासक हैं ये काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव हैं। प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया, मलिक काफूर ने इनके खिलाफ रामचंद्र देव से रसद और सैन्य सहायता भी प्राप्त की थी। यानी कि जो रामचंद्र देव हैं इन्होंने मदद किया है वारंगल के राजा को हराने के लिए। चूँकि ये अलाउद्दीन खिलजी के मित्र बन चुके हैं इसलिए ये मदद कर रहे हैं काफूर की। और ये सैनिकों को रसद यानी कि खाने पीने की सामग्री और सेना उपलब्ध कराते हैं ताकि ये वारंगल विजय कर सके। चूँकि अब इनका अच्छा जो है रिश्ता हो चुका है अलाउद्दीन खिलजी के साथ, और इनकी मदद से जो मलिक काफूर हैं ये वारंगल को जीत लेंगे। यहाँ का जो राजा है काकतीय वंश का रुद्रदेव ये क्या हो जाएंगे, ये पराजित हो जाएंगे। और पराजित होने के बाद वो खुद नहीं जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी या मलिक काफूर के सामने, बल्कि वो अपना एक सोने की मूर्ति बनवाते हैं और उसके गले में सोने का चैन डालते हैं और उसको भेज देते हैं कि हमने आपके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है या हम आपके बंदी हैं। और उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें वार्षिक कर या टैक्स देने की भी बात करते हैं। तो ये जो रुद्रदेव हैं ये वारंगल या काकतीय वंश के हैं और इन्होंने ही अधीनता स्वीकार कर ली है। इसके अलावा ये और क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि वार्षिक कर देंगे, साथ ही इन्होंने जो है क्या कहा कि साथ ही बहुत सारा धन इन्होंने दिया उपहार के स्वरूप में मलिक काफूर को, और उसमें कोहिनूर हीरा भी दिया जो कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था। उस समय उसकी कीमत पूरे विश्व के जो लोग हैं वो 2.5 दिन भोजन कर सकते थे, इतना कीमती था कोहिनूर हीरा। ये कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को मिलता है और वो इतना सारा धन और जो हीरा है लेकर के अलाउद्दीन खिलजी के सामने उत्तर भारत में उपस्थित होते हैं या भेज देते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये जो हीरा है ये कहाँ से निकला है, तो वारंगल के गोलकुंडा के खान से निकला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे जो उन्होंने अगला आक्रमण किया, तीसरा आक्रमण ये द्वार समुद्र पर किया 1311 ईस्वी में। यहाँ का शासक बीर बल्लाल तृतीय पराजित हुआ, इन्हें भी दिल्ली भेजा गया। यानी कि जो वारंगल के शासक के बाद किसका नंबर आया, तो तीसरे नंबर पर इनके ऊपर आक्रमण हुआ। द्वार समुद्र ये होयसल के हैं और यहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया 1311 ईस्वी में। और ये यहाँ के जो राजा हैं बीर बल्लाल हैं, बीर बल्लाल ये भी क्या होते हैं, हार जाते हैं, बीर बल्लाल। और यहाँ के जो राजा हैं वो रुद्र सिंह हैं, रुद्र सिंह। और यहाँ के जो राजा हैं उनको आपने देखा ही, वो मतलब रामचंद्र देव थे। इम्पॉर्टेंट है रामचंद्र देव ये हैं। तो बीर बल्लाल के ऊपर आक्रमण हुआ जो यहाँ के शासक हैं और ये हार जाते हैं। इनके हारने के बाद मलिक काफूर इनको भी भेज देते हैं दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास दरबार में कि आप वहाँ जाइए, राजा के सम्मुख पेश होइए। और ये भी दिल्ली जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास। और जब ये अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली पहुँचते हैं तो जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इनके साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और इनका स्वागत करते हैं, इनका खातिर भाव करते हैं और इन्हें वापस भेजने से पहले उपाधि देते हैं और साथ ही इन्हें खिलत देते हैं। खिलत मीन्स मैंने आपको बताया था कीमती वस्त्र, और ये मोस्टली खलीफा दिया करते हैं सुल्तान को, लेकिन यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने भी खिलत दिया है वारंगल के शासक बीर बल्लाल को। साथ ही एक मुकुट भी दिया उन्हें और इसके अलावा एक छत्र भी प्रदान किया। छत्र मैंने बताया था कि राजा के ऊपर जो सिंहासन पे लगा रहता है छाया के लिए या छतरी जैसा आकृति होता है उसी को छत्र कहते हैं, वो भी उन्होंने बीर बल्लाल को दिया। ये सारी चीज़ें बीर बल्लाल के सम्मान में उन्होंने जो है दिया। और यहाँ आप देखेंगे कि ये जो है विशेष खिलयत इन्हें मिला था, एक मुकुट मिला, एक छत्र मिला और 10 लाख टंका उपहार भी दिया इन्हें। यानी कि इन्हें बहुत सारी चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी ने दिया है। और इसके बाद ये वापस आते हैं और वादा करते हैं कि ये हर वर्ष जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उन्हें निर्धारित टैक्स दिया करेंगे या कर के रूप में जो भी अलाउद्दीन खिलजी निर्धारित करते हैं वो देने का वादा करते हैं बीर बल्लाल, और इन्हें इनका राज्य वापस कर दिया जाता है। आगे के क्रम में इनका जो आक्रमण है वो कहाँ होगा,
तो ये पांड्य राज्य पर होगा और ये भी 1311 ईस्वी में है। यहाँ का जो राजा है मारवर्मन कुलशेखर के मृत्यु उपरांत उसके 2 पुत्र यानी कि मारवर्मन कुलशेखर हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो है इनके जो पुत्र हैं 2 पुत्र, इसमें आप देखेंगे एक हैं वीर पांड्य और दूसरे हैं सुंदर पांड्य। ये दोनों लोग आपस में सिंहासन के लिए लड़ने लगते हैं, यानी कि जब भी कोई मेन राजा मरता है तो फिर से जो है शुरू हो जाता है। जब भी इस तरह का लड़ाई होता है, जानते हैं जब भी मेन राजा मरता है तो क्या होगा, लड़ाई शुरू हो जाता है सिंहासन के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे जो वीर पांड्य हैं ये और जो सुंदर पांड्य हैं ये दोनों लोग क्या करते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। और इसी चक्कर में जब 2 लोग लड़ते हैं तो जो फ़ायदा होता है वो तीसरा व्यक्ति उठाता है और यहाँ पे यही होता है, ये आपस में लड़ रहे थे जिसकी वजह से जो साम्राज्य है वो कमज़ोर होने लगा और मलिक काफूर ने पांड्य राज पर हमला कर दिया। और ये जो दोनों भाई हैं ये अपना राजधानी छोड़ करके भाग खड़े होते हैं, मलिक काफूर का सामना नहीं कर पाते हैं। और ऐसे में जो मलिक काफूर है ये जी भर के उनकी राजधानी को, उनके राज्य को लूटते हैं, आसपास के मंदिरों को तोड़ते हैं और उन मंदिरों को भी लूटते हैं। लेकिन ये दोनों भाई सामने नहीं आते हैं जिसकी वजह से कोई समझौता नहीं हो पाता है और सिर्फ लूटपाट का जो माल होता है वही लेकर के मलिक काफूर को वापस लौटना पड़ता है। तो आप देखेंगे इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को, मंदिरों को लूटा और 1311 में काफूर अपार संपत्ति लेकर उत्तर भारत लौटा। यानी कि यहाँ से इन्हें इतनी ज़्यादा संपत्ति प्राप्त हो गई, क्योंकि कोई रोकने वाला था नहीं, कोई प्रतिरोध करने वाला था नहीं। साउथ में मंदिर भी बहुत ज़्यादा थे और वहाँ से इन्हें बहुत ज़्यादा संपत्ति भी प्राप्त हुई। और पांड्य राज्य काफ़ी बड़ा राज्य है। आप देखेंगे ये जो नीचे का क्षेत्र है पूरा पांड्य राज्य ही, मैंने आपको बताया भी था कि चोलों के समाप्ति के बाद और होयसलों के समाप्ति के बाद जो या होयसल का जो नीचे का क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र पांड्यों के अधीन आ जाएगा और पांड्य एक बड़ा साम्राज्य बनेगा। यहीं के जो राजा हैं 2 भाई हैं और उनका नाम क्या है, तो एक का नाम है वीर पांड्य और दूसरे का नाम है सुंदर पांड्य। वीर पांड्य और दूसरा है सुंदर पांड्य, यही लोग आपस में लड़ रहे थे। और यहाँ पे मलिक काफूर ने हमला किया, इस पूरे क्षेत्र को जीता, यहाँ तक कि ये जो रामेश्वरम है, लास्ट क्षेत्र रामेश्वरम, ये रामेश्वरम तक गए और वहाँ के भी क्षेत्र को जीता। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इन्होंने रामेश्वरम तक के क्षेत्र को जीता, वहाँ तक के मंदिरों को डिस्टर्ब किया और अपार संपत्ति लेकर के ये वापस लौटते हैं दिल्ली। और माना जाता है कि संपत्ति की दृष्टि से या धन प्राप्ति की दृष्टि से ये जो युद्ध था ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था या सबसे ज़्यादा अहमियत रखता था, क्योंकि यहाँ से इतना ज़्यादा संपत्ति इन्हें प्राप्त हुआ था जितना अभी तक कहीं और से मलिक काफूर को संपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। तो कितना इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी है ये साम्राज्य विस्तार कम बल्कि संपत्ति राजाओं से ज़्यादा वसूल रहे हैं। और यहाँ पे जो इनका मेन मोटिव था ये नहीं था कि इन सबको जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाए, बल्कि इनका जो मेन मोटिव था ये चाहते थे कि इन सभी राजाओं से अपनी अधीनता स्वीकार किया जाए, इन सब से वार्षिक कर लिया जाए, इन सब से समय समय पर त्योहारों पर या जो विशेष अवसर होते हैं उस पर उपहार लिए जाए और इन सभी को अपने अधीन लाया जाए, यानी कि दिल्ली के अधीन लाया जाए। लेकिन इनके साम्राज्य को पूरी तरह से दिल्ली में नहीं मिलाया गया। इसी वजह से जो अलाउद्दीन खिलजी हैं ये किसी भी राजा को मृत्यु दंड नहीं देते या किसी का अपमान नहीं करते, बल्कि सभी के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं ताकि ये लोग स्वेच्छा से हर साल कर भेजते रहें और अलाउद्दीन खिलजी को बार बार युद्ध करना ना पड़े। तो यहाँ की जो नीति है इनका साम्राज्य विस्तार कम, लोगों को अपने अधीन लाना और उनसे धन प्राप्त करना मेन रीज़न है जो काम कर रहे हैं मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के लिए। आगे है बच्चों 1313 में काफूर ने पुनः देवगिरी पर आक्रमण कर दिया, यानी कि जो देवगिरी है इस पर 1313 में फिर से एक बार आक्रमण हुआ। इस बार ऐसा क्यों किया गया, इस पर बार बार क्यों आक्रमण हो रहा है? एक बार आप देख रहे हैं 1296 में हुआ, दूसरी बार आपने देखा 1307 में हुआ, तीसरी बार आप देख रहे हैं 1303 में हुआ है। क्योंकि जो रामचंद्र देव हैं जिनके साथ खिलजी का अच्छा व्यवहार था या मित्रवत व्यवहार था, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका जो पुत्र है जिसका नाम शंकर देव है, शंकर देव, ध्यान रखेंगे बच्चों, शंकर देव ये हो गए हैं राजा और इन्होंने
अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया है खिलजियों की, और नहीं भेजा वो कर या वो वार्षिक आय जो इनके पिताजी दिल्ली भेजा करते थे। ऐसे में दंडित करने के लिए मलिक काफूर तीसरी बार आक्रमण करेंगे, या तीसरी बार आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी भेजेंगे इनको कि जाइए और उनको दंडित कीजिए। तो तीसरी बार ये आक्रमण करने आएंगे देवगिरी पर, क्योंकि 1312 में ही रामचंद्र देव की मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात जो पुत्र हैं शंकर देव, इन्हीं ने दिल्ली से संपर्क तोड़ दिया, यानी कि अब उससे कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता नहीं मान रहे हैं ये। और इसके बाद जो शंकर देव हैं ये युद्ध होगा और युद्ध में मारे जाएंगे और देवगिरी का अधिकांश भाग सल्तनत में मिला लिया जाएगा। यानी कि तीसरी बार आक्रमण हुआ, जो शंकर देव हैं ये युद्ध करते हुए मारे गए। चूँकि ये गुजरात के पास ही है, नज़दीक है थोड़ा, तो इसके अधिकांश ऊपर के क्षेत्रों को दिल्ली के सल्तनत में मिला लिया जाएगा और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के विश्वास पात्र व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाएगा एक प्रशासक के रूप में। तो आप देखेंगे देवगिरी अब जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास आ गया है। आगे है बच्चों मंगोल आक्रमण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर एग्जाम में आए सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए हैं। और किसके शासनकाल में मंगोलों ने मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, तो इन्हीं के चाचा जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में लगभग 4000 मंगोलों ने उलुग खां के नेतृत्व में इस्लाम धर्म को कबूल करके दिल्ली के मंगोलपुरी या मुगलपुरी में रहना पसंद किया था या स्वीकार किया था। लेकिन यही मंगोल जो मध्य एशिया से बार बार आते हैं और जो ऐसे सिंधु नदी जाती है ऊपर से होते हुए पाकिस्तान होते हुए बंगाल की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है, ये बार बार सिंधु नदी को पार करके दिल्ली की तरफ बढ़ने लगते हैं और यहाँ के शासकों को या दिल्ली सल्तनत को चुनौती देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बार बार इनसे युद्ध करना पड़ता है। सारे शासक इनसे परेशान रहते हैं और इनसे निपटने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी हैं ये हर संभव प्रयास करते हैं कि इन्हें रोका जाए। और ये आक्रमण इनके शासनकाल में लगातार होता रहता है और काफ़ी खतरनाक आक्रमण होता है, जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी क्या क्या करेंगे आइए देखते हैं बच्चों। अलाउद्दीन के शासनकाल में सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए 1296 में हुआ, यानी कि जिस वर्ष वो शासक बने उस वर्ष भी हुआ। इसके बाद 97 में यानी कि अगले साल फिर से आक्रमण हुए। इसके बाद आप देखेंगे 98 छोड़ करके 99 में फिर से आक्रमण हुआ और ये 1303 में भी आक्रमण करते हैं। इसके बाद 1307 में भी आक्रमण हुआ, 1308 में भी आक्रमण हुआ। तो ये जो आक्रमणों का क्रम है ये बना हुआ है लगातार, ये बार बार आक्रमण कर रहे हैं दिल्ली के ऊपर। मंगोलों ने 1299 में तरगी खां के नेतृत्व में आक्रमण किया, जिसमें जफर खां मारा गया, जफर खां की हत्या हो गई। ये बहुत ही बढ़िया सेनापति थे या बहुत ही जो है निपुण थे अस्त्र शस्त्र चलाने में, लेकिन इनकी भी जो है हत्या कर देते हैं मंगोल। ये जफर खां है, एग्जाम में आता है कि कौन से सेनापति या सेना नायक का मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी या मंगोलों ने हत्या कर दी थी, तो ये जफर खां है और ये अलाउद्दीन के जो है सेनापति है। माना जाता है कि उनके भाई हैं जिनको उपाधि दिया था उन्होंने जफर खां का। आगे है 1303 ईस्वी में मंगोल दिल्ली के नज़दीक तक पहुंच गए थे। माना जाता है कि इस समय जो अलाउद्दीन खिलजी हैं ये चित्तौड़ विजय में उलझे हुए थे, राणा रतन सिंह के साथ इनका युद्ध चल रहा था और उसी दरमियान वहाँ उलझने की वजह से इनकी एक टुकड़ी दूसरी जगह विजय पर चली गई थी और ये खुद चित्तौड़ में उलझे रहे थे। तभी अचानक से मंगोलों का आक्रमण हो जाता है और जो मंगोल हैं ये धीरे धीरे करके दिल्ली के पास तक पहुँच जाते हैं। तब जो अलाउद्दीन खिलजी हैं यहाँ चित्तौड़ से दिल्ली पहुँचते हैं और यहाँ पे जो है घेरा डालते हैं और घेरा डाल करके दिल्ली को इन मंगोलों से बचाते हैं। अगर यहाँ से थोड़ा और लेट हुआ होता तो शायद मंगोल दिल्ली पर अधिकार कर लेते। तो उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी थे यहाँ चित्तौड़ विजय में लगे हुए थे, राणा रतन सिंह के साथ इनका लड़ाई चल रहा था और जैसे ये दिल्ली पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मंगोल बहुत पास तक पहुँच गए हैं। 1303 में मंगोल को बहुत मुश्किल से अलाउद्दीन खिलजी रोक पाए थे। आगे है बच्चों 1306 ईस्वी में 2 बार मंगोल आक्रमण हुए, यानी कि 1306 ईस्वी आते आते मंगोलों की 2 शाखाओं ने 2 बार आक्रमण किया दिल्ली पर और इससे निपटना अलाउद्दीन खिलजी के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि 2 आक्रमण हुए और 2 शाखा से हुई। यहाँ पर भी अलाउद्दीन को काफ़ी चुनौती जो है लेनी पड़ती है या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है
इनको पीछे ढकेलने के लिए। आगे है अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोहों के समाधान हेतु उठाए गए कदम, यानी कि उनके द्वारा उठाए गए कौन कौन से कदम हैं। जैसा कि आप जानते हैं सभी शासकों के शासनकाल में जो जमींदार हैं, जो साहूकार हैं या जो बड़े अमीर वर्ग हैं वो हमेशा विद्रोह करते हैं, राजा की अधीनता स्वीकार करने से मना करते हैं, राजा के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए या इन समस्याओं को दूर करने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी हैं ये क्या करते हैं, तो मोस्टली इनका मानना था कि जो अमीर हैं इनके पास जागीरें बहुत हैं, ज़मीनें बहुत हैं, इसीलिए पैसा बहुत है, और जब पैसा होता है तो इंसान जो है राजा के खिलाफ षड्यंत्र करता है। दूसरा जो अलाउद्दीन खिलजी, इन्हें लगता है कि आपस में मिले जुले रहते हैं, कहीं शादी से, कहीं जो है दूसरे संबंधों से, जिसकी वजह से सब सरदार एक दूसरे की मदद करते हैं राजा के खिलाफ षड्यंत्र करने में। और चौथा जो तीसरी है, इन्हें लगता था कि जो शराब है, जो दूसरे मादक पदार्थ हैं, इसके सेवन से भी समाज में अराजकता फैलती है, जो लोग हैं वो विद्रोही होते हैं या समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं, तो मादक पदार्थों का भी सेवन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी उनके सामने समस्याएं थी जिसको दूर करना था अलाउद्दीन खिलजी को। उसके लिए इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्वयं प्रशासन में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया, यानी कि अभी ये प्रशासन में उतनी दिलचस्पी नहीं ले पा रहे थे, या जो प्रशासन था वो ज़्यादातर अधिकारियों के हाथ में था, लेकिन यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने खुद दिलचस्पी लेना शुरू किया। साथ ही इन्होंने स्वयं मदिरा सेवन छोड़ दिया, यानी कि अब ये शराब पीना बंद कर देते हैं और अपने साम्राज्य में शराब ही नहीं, शराब के साथ साथ जितनी भी मादक पदार्थ थे उन सब के सेवन पर और बिक्री पर पाबंदी लगा देते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि सल्तनत काल का कौन सा शासक था जिसने शराब पर पाबंदी लगाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अगर ये पूछे कि कौन सा मध्यकालीन शासक था जिसने तंबाकू पर रोक लगाया था, तो जहांगीर है। जहांगीर खुद तंबाकू का सेवन करते हैं, लेकिन उन्होंने तंबाकू पर रोक लगाई थी। बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शराब जो पाबंदी है किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, और जो तंबाकू है उस पर पाबंदी किसने लगाई थी, तो जहांगीर ने लगाई थी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया है, इन्होंने जो है साम्राज्य में सभी मादक पदार्थों को पाबंदी लगा दी और अमीरों के आपसी वैवाहिक संबंध और मेल मिलाप पर पाबंदी लगा दी। इन्होंने कहा कि कोई भी अमीर जो है दूसरे अमीर के यहाँ शादी नहीं कर सकता, पार्टी नहीं कर सकता, ये लोग आपस में मिल नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे ये पाबंदी लगा देते हैं। इन्हें लगता है कि ऐसे टाइम में लोग आपस में बैठ कर के राजा के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं या इस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं जिससे राजा को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे इन्होंने रोक लगा दिया कि बिना मेरी मर्जी के या बिना मुझसे पूछे कोई भी सरदार एक दूसरे के यहाँ शादी विवाह नहीं कर सकता, या कोई फंक्शन, कोई भी समारोह आयोजित नहीं करेगा, कोई एक दूसरे से नहीं मिलेगा विदाउट मेरे परमिशन, ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए। तो अपने साम्राज्य में इन्होंने जो है अमीरों के आपसी मेल मिलाप वैवाहिक संबंध पर रोक लगाया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि किस शासक ने ऐसा किया था कि अमीरों के मेल मिलाप और वैवाहिक संबंध पर रोक लगाए। यहाँ तक कि माना जाता है कि इन्होंने अमीर को जो है हाथियों पर सवार होने से मना कर दिया था। इस तरह की बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी थी ताकि वो अपने जो है शक्तिशाली ना हो पाए। इसके अलावा इन्होंने धन के संकेंद्रण को रोकने का प्रयास किया। इन्होंने जो है बहुत कोशिश की कि जो धन है वो किसी के हाथ में एकत्रित ना हो या कोई बहुत ज़्यादा धनवान ना हो कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर सके। इसके अलावा आप देखेंगे भू राजस्व को भी इन्होंने बढ़ा दिया, और बढ़ाने का क्या कारण था, किस लिए इन्होंने भू राजस्व बढ़ाया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा भू राजस्व किसके शासनकाल में था, तो अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा अगर दूसरा ऑप्शन मिल जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक। इन दोनों शासकों के शासनकाल में भू राजस्व की दर 50% थी, और इन्होंने भू राजस्व की दर 50% करी। ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा करने से राजकीय आय में वृद्धि हुई, क्योंकि वो राजकीय आय को बढ़ाना चाहते थे, राजकोष में धन ज़्यादा लेना चाहते थे, या राजा के पास ज़्यादा से ज़्यादा धन का संकेंद्रण करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने भू राजस्व को बढ़ा दिया था। इसके अलावा इन्होंने और क्या क्यों किया, और इन्होंने किया सक्षम प्रशासन, यानी कि जब प्रशासन के पास पैसा ज़्यादा होगा तो प्रबंधन अच्छा होगा, सैनिक ज़्यादा होंगे, कर्मचारी ज़्यादा होंगे, कार्य अच्छा होगा तो जो प्रशासन है वो अच्छे से चलेगा। तो प्रशासन का प्रबंधन भी करना था, इस वजह से भी इन्होंने राजस्व को बढ़ाया। इसके अलावा
सशक्त सेना, यानी कि जब पैसा होगा तभी सेना होगी और सेना को वेतन दे मिलेगा, उसके लिए हथियार और घोड़ों की व्यवस्था हो पाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने टैक्स को बढ़ाया। इसके अलावा इन्होंने मध्यस्थों का अंत कर दिया और पूरा कोशिश किया कि धन का संकेंद्रण किसी भी व्यक्ति के पास ना हो, यानी कि जब ज़्यादा से ज़्यादा धन राजकोष में जाएगा तो किसी के पास पैसा नहीं बचेगा ज़्यादा, तो धन का संकेंद्रण नहीं होगा। और इसके अलावा मध्यस्थ जो होते हैं उनको ख़त्म कर दिया कि कोई मध्यस्थ नहीं होगा, बहुत कम जो है कर्मचारी होंगे जो राजा के अधीन काम करेंगे। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, अलाउद्दीन ने समस्त भूमि अनुदानों को वापस ले लिया जो समय समय पर अमीर वर्ग को और शासकीय कर्मचारियों को और विद्वानों को, इसके अलावा धर्मशास्त्रियों को दिया गया था। यानी कि उन सभी भूमियों को अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि वापस लिया जाए, जो कर्मचारियों को दिया गया था, धर्मशास्त्रियों को दिया गया था, विद्वानों को दिया गया था। उन्होंने कहा कि किसी के पास अब ज़मीन नहीं रहेगी, वो सारी ज़मीनें राजा की होंगी और उन सारे ज़मीनों को वापस ले करके उसे खालसा भूमि में तब्दील कर दिया गया। खालसा भूमि से होता है राजकीय भूमि, यानी कि राजा का भूमि, यानी कि सरकारी भूमि, जिसको सरकार जैसे चाहे उसका उपयोग कर सकती है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी हैं जिन्होंने खालसा भूमि को जो है शुरुआत की थी। एग्जाम में आता है कि खालसा भूमि का शुरुआत किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और यहाँ पे इन सब से भूमियाँ लिया इन्होंने और जो है खालसा भूमि तब्दील कर दिया। जो भी भूमि लोगों को भेंट, अनुदान और पुरस्कार के रूप में दिया गया था, यानी कि उपहार, अनुदान और पुरस्कार में दिया था, इसको कहते हैं मिल्फ, इनाम और वक्फ। इन सारी भूमियों को भी लोगों से छीन लिया गया और सभी को मिला करके खालसा भूमि बना दिया गया और इस पर जो भी जो है करेगा खेती उसे 50% टैक्स देना था। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आगे इन्होंने भूमि की माप कराई। एग्जाम में आता है कि सबसे पहले भूमि की माप किस शासक ने कराई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और ये मसाहत कहलाया था। ये पहले शासक हैं जिन्होंने भूमि की माप कराई थी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यस्थ के रूप में खूत, मुकद्दम और चौधरी थे। ये छोटे जमींदार हुआ करते थे, खूत, मुकद्दम और चौधरी, और ये भू राजस्व को वसूलते थे और वसूलने के बदले में इन्हें हक ये खूती, जो कि पूरे भू राजस्व का 10% होता था। तो एग्जाम में आ सकता है कि हक ये खूती क्या था, तो खूत, मुकद्दम और चौधरी को राजस्व वसूलने के बदले जो दिया जाता था वेतन के रूप में राजस्व, उसी को हक ये खूती कहते थे और ये पूरे राजस्व का 10% होता था जो भी वो वसूल करते थे। हक ये खूती के अलावा इनको और क्या मिलता था, इनको इसके अलावा आप देखेंगे एक और मिलता था किस्मत ये खूती। और जो किस्मत ये खूती है ये अतिरिक्त रूप से जो है किसानों से लिया करते थे, यानी कि जो राजा से मिलता था वो हक ये खूती था, यानी कि उनका हक था, और किस्मत ये खूती ये किसानों से लिया करते थे। इम्पॉर्टेंट है, किसानों से ये किस्मत ये खूती लेते थे। आगे है बच्चों, वही यहाँ पे दिया है, इसके अलावा किसानों से किस्मत ये खूती नामक कर भी वसूलते थे। अलाउद्दीन ने कर 50% कर दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रटा होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दो ही ऐसे शासक हैं जिन्होंने टैक्स को 50% रखा था अपने साम्राज्य में। आगे है बच्चों, इन्होंने घरी और चराई कर लगाया था। घरी मीन्स घर पर जो टैक्स लगते थे, और जो चराई है ये यानी कि दुधारू पशुओं पर लगने वाला कर है। तो एग्जाम में आता है कि घरी और चराई कर किसने लगाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। घरों पर और चारागाहों पर या दुधारू पशुओं पर ये कर लगे हुए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। इसके अलावा भू राजस्व नकद के बदले अनाज के रूप में वसूला जाता था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो भू राजस्व है ये नगद नहीं बल्कि अनाज के रूप में लिया जाता था। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे इसको। इसके अलावा सैन्य सुधार भी किया था। जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इन्होंने सैन्य सुधार भी किया था, और उसमें आप देखेंगे एक टैक्स होता है खुम्स। मैंने बताया था खुम्स लूट का माल होता है। जो सैनिक जहाँ भी राजा आक्रमण करता है वहाँ की जनता से जो भी लूटते हैं उस माल को खुम्स कहा जाता है। और ये एग्ज़ाम में आता है कि खुम्स के माल को किस शासक ने जो है 5/4 अपने पास रखा था, यानी कि 5 हिस्से में से 4 हिस्सा अपने पास रखा था और उसमें से 1 हिस्सा जो है वो सिपाहियों को दिया था। बल्कि जितने शासक हुए हैं उन्होंने 5 में से 4 हिस्सा सैनिकों को दिया और सिर्फ 1 हिस्सा अपने पास रखा था।
लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे 2 शासक हुए हैं जिन्होंने टोटल जो लूट का माल है उसमें से 5 में से 4 हिस्सा अपने पास रखा और सिर्फ 1 हिस्सा सैनिकों को दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया है, इन्होंने जो सेना है अस्थाई कर दी थी। एग्जाम में आता है कि अस्थाई सेना किसने रखा था, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा इन्होंने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस शासक ने सैनिकों को नगद वेतन दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा इन्होंने सैनिकों की हुलिया लिखवाना शुरू किया ताकि जो सैनिक हैं वो बदल ना जाए, और घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की ताकि युद्ध भूमि में जो घोड़े हैं वो बदल ना जाए। तो ये भी आता है क्वेश्चन कि हुलिया प्रथा और दाग प्रथा की जो शुरुआत है ये किस शासक ने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऐसे बहुत से परिवर्तन इन्होंने किया है। एक घोड़े रखने वाले व्यक्ति को वार्षिक 234 टंका मिलता था, और जो लोग 2 घोड़ा रखते थे उन्हें 378 टंका वार्षिक दिया जाता था। ये इनका वेतन है। एक घोड़ा रखेंगे तो 234 टंका वार्षिक मिलेगा। अगर उनके पास 2 घोड़ा है तो 378 टंका उनको वार्षिक दिया जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुफ्तियों के हस्तांतरण किए जाते थे। जो मुफ्ती होते थे इन्हें बार बार हस्तांतरित कर दिया जाता था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता था ताकि इनके बीच भ्रष्टाचार और करप्शन ना आए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक जगह ज़्यादा दिनों तक रह जाएगा तो ऐसे कर्मचारी भ्रष्ट करप्ट हो जाते हैं, इसीलिए बार बार कर्मचारियों का ट्रांसफ़र भी किया करते थे। इसके अलावा देखेंगे भू राजस्व वसूली व्यवस्था को जो आप देखेंगे दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, दीवान ए मुख्तराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है कि दीवान ए मुख्तराज किस विभाग से संबंधित है, तो भू राजस्व विभाग से संबंधित है। दीवान ए मुख्तराज का स्थापना किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ें, इसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आप लोगों को नोट नहीं करना है या रिवाइज नहीं करना है, यानी कि हर एक पॉइंट को बहुत बारीकी से नोट कीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा ताकि जो भी है वो बच्चों अच्छे से याद हो जाए और एग्ज़ाम में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको कल डिस्कस करेंगे और कल ख़त्म करेंगे। कल देखेंगे उनका बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसके अलावा जो बचे हुए पॉइंट्स हैं और कुछ और कमज़ोर शासक और खिलजी वंश समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका तुगलक वंश शुरू होगा और इसको भी हम पढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।